हेलो दोस्तों, एजुकेशन के नए प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट @ पर एक बार फिर से इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब सेशन होगा, बहुत ही मज़ा आएगी। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कवर करेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई भी वनडे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसको आप क्रैक करना चाहते हैं। फटाफट से चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। अंत में जरूर बताइएगा कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या फिर ट्रिलेमा के संदर्भ में कौन सा संयोजन सबसे लंबे समय तक एक साथ बनाए रखना कठिन होता है? आपका विकल्प क्या कह रहा है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्लस इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी प्लस फ्री पॉलिसी मॉनेटरी। बात समझ में आ रही है? इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और इसी के साथ इसी में फ्री कैपिटल मोबिलिटी। दूसरा विकल्प कह रहा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट प्लस मॉनेटरी इंडिपेंडेंस प्लस कैपिटल मोबिलिटी। तीसरा कह रहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्लस कैपिटल कंट्रोल्स प्लस मॉनेटरी इंडिपेंडेंस, या फिर चौथा कह रहा है बी और सी दोनों सही हैं। तो अगर बात किया जाए इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या फिर ट्रिलेमा के संदर्भ में तो कौन सा कथन सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्लस इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी प्लस फ्री कैपिटल मोबिलिटी। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है कि यदि कोई देश फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्लस फ्री कैपिटल मोबिलिटी बनाए रखता है तो उसे मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी पर महत्वपूर्ण कंस्ट्रेंट का सामना करना पड़ सकता है। वह हमेशा पूरी तरह इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी चला सकता है, एक्सचेंज रेट स्वतः फ्लेक्सिबल हो जाता है, या फिर कैपिटल फ्लोज समाप्त हो जाता है। तो अगर बात किया जाए कि यदि कोई भी देश है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्लस फ्री कैपिटल मोबिलिटी बनाए रखता है तो उसे क्या होगा? तो उसे मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी पर महत्वपूर्ण कंस्ट्रेंट का सामना करना पड़ सकता है। बस में दोस्तों, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि यदि किसी देश की करेंसी डिप्रिशिएट होती है लेकिन उसके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की प्राइस इलास्टिसिटीज़ बहुत कम है। बस समझ में आ गई दोस्तों? क्या रहा है कि किसी देश की करेंसी डिप्रिशिएट होती है लेकिन उसके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की प्राइस जो है वो इलास्टिसिटीज़ बहुत कम है, तो क्या होगा? ट्रेड बैलेंस में तत्काल और बड़ा सुधार आवश्यक नहीं है, ट्रेड बैलेंस निश्चित रूप से तुरंत सरप्लस होगा, इंपोर्ट्स की वैल्यू हमेशा शून्य होगी, एक्सपोर्ट वैल्यूम हमेशा दुगना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है यदि किसी देश की करेंसी डिप्रिशिएट होती है लेकिन उसके एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट्स हैं उसकी प्राइस इलास्टिसिटीज़ अगर बहुत कम है तो क्या होगा? तो ट्रेड बैलेंस में तत्काल और बड़ा सुधार आवश्यक नहीं है। बात समझ में आ गई? ट्रेड बैलेंस में तत्काल और बड़ा सुधार आवश्यक नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पे है दोस्तों कि जे कर्व इफेक्ट का सबसे गहरा कारण क्या है? पहला विकल्प कह रहा है क्वांटिटीज़ को एडजस्ट होने में समय लगता है जबकि इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट प्राइजेस एक्सचेंज रेट मूवमेंट के बाद अपेक्षाकृत जल्दी बदल सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा पहले घटता है। तीसरा है मनी मल्टीप्लायर पहले बढ़ता है। चौथा कह रहा है कि इन्फ्लेशन हमेशा जीरो होती है। तो जे कर्व इफेक्ट का सबसे गहरा कारण क्या है? तो बात किया जाए जे कर्व इफेक्ट की, तो जे इफेक्ट का सबसे गहरा कारण है कि क्वांटिटीज़ को एडजस्ट होने में समय लगता है जबकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइजेज एक्सचेंज रेट मूवमेंट के बाद अपेक्षाकृत जल्दी बदल जाते हैं। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि रुपए का डिप्रिसिएशन इंपोर्टेड इंटरमीडिएट इनपुट्स की लागत बढ़ाता है तो क्या होगा? कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशनरी प्रेशर उत्पन्न हो सकता है, केवल डिमांड पुल इन्फ्लेशन संभव है,
इन्फ्लेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर रियल वेजेस हमेशा बढ़ेगी। तो यदि कभी रुपए का डिप्रिसिएशन इंपोर्टेड इंटरमीडिएट इनपुट्स की लागत बढ़ाता है तो ऐसी स्थिति में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनरी प्रेशर उत्पन्न हो सकता है। बात समझिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनरी प्रेशर उत्पन्न हो सकता है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि किसी देश में करंट अमाउंट डिफिसिट है लेकिन फाइनेंशियल अमाउंट में पर्याप्त नेट कैपिटल इनफ्लोज है तो क्या होगा? कैड को फाइनेंस किया जा सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आइडेंटिटी का उल्लंघन होगा, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी, या फिर करंट अमाउंट स्वतः सरप्लस बन जाएगा। तो याद रखिएगा, यदि किसी देश में करंट अमाउंट डिफिसिट है लेकिन उसका फाइनेंशियल अमाउंट में पर्याप्त नेट कैपिटल इनफ्लोज है तो क्या होगा? तो कैड को फाइनेंस किया जा सकता है। क्या हो जाएगा? तो कैड को फाइनेंस किया जा सकता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी देश में कैपिटल इनफ्लोज अचानक रुक जाए जबकि कैड बना हुआ है तो सबसे संभावित माइक्रो इकोनॉमिक प्रेशर क्या होगा? विकल्प है करेंसी डिप्रिसिएशन और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्रेशर, दूसरा कह रहा है कि करेंसी अप्रिसिएशन, तीसरा कह रहा है कि इंपोर्ट स्वतः बढ़ेंगे, और चौथा कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज डिमांड समाप्त हो जाएगा। तो यदि किसी देश में कैपिटल इनफ्लोज अचानक रुक जाता है जबकि कैड बना हुआ है तो सबसे संभावित माइक्रो इकोनॉमिक प्रेशर क्या होगा? तो सबसे इकोनॉमिक माइक्रो प्रेशर होगा करेंसी डिप्रिसिएशन और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्रेशर। बात समझ में आ गई? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या होगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पे है दोस्तों, सडन स्टॉप का अर्थ क्या होता है? कैपिटल इनफ्लोज का अचानक और तीव्र रिवर्सल या फिर रुकना, एक्सपोर्ट्स की स्थायी दोगुना होना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना, या फिर इन्फ्लेशन का शून्य होना। तो सडन स्टॉप का अर्थ क्या होता है? तो सडन स्टॉप का अर्थ होता है कैपिटल इनफ्लोज का अचानक और तीव्र रिवर्सल, यानी कि ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो प्रश्न पूछ रहा है कि यदि किसी बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटती है और अन्य बातें समान होने पर क्या कंडीशन हो सकती है? प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटती है और अन्य बातें समान होने पर इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस के स्प्रेड पर दबाव पड़ सकता है, बैंक प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी, एनपीए समाप्त होंगे, कैपिटल एडुकेसी निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, यदि किसी बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटती है और अन्य बातें समान हैं तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस के स्प्रेड पर दबाव पड़ सकता है। तो आपका उत्तर है ए विकल्प। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राय दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अपनी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो द सक्सेस पॉइंट @ पे आइए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करिए, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं, हम कल को, भविष्य को बेहतर बनाते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। भरोसा करिए, इस चैनल पर जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट? फिजिकल डिफिसिट बढ़ना हमेशा इन्फ्लेशनरी होता है। दूसरा स्टेटमेंट है मॉनेटरी टाइटनिंग हमेशा इन्फ्लेशन को तुरंत कम कर देती है। करेंसी डिप्रिसिएशन हमेशा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाती है। और चौथा है कि करंट अमाउंट डिफिसिट हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस का संकेत है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, फिजिकल डिफिसिट जो है वो बढ़ना हमेशा इन्फ्लेशनरी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। मॉनेटरी टाइटनिंग हमेशा इन्फ्लेशन को तुरंत कम कर देती है, ये भी गलत हो जाएगा। करेंसी डिप्रिसिएशन हमेशा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाती है, ये भी गलत है।
करंट अमाउंट डिफिसिट हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस का संकेत होता है, तो ये भी गलत है। तो आपका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आइए देखते हैं कौन से विकल्प में। तो डी विकल्प में दे रहा है कि इनमें से कोई भी कथन सार्वभौमिक रूप से सही नहीं है। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और आपने कितने सही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम, यूं ही करने वाले की हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश से लगे हुए हैं, मेहनत से लगे हुए हैं, तो आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी, सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। आप बस जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन से सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से कौन सा समूह प्रभावित होता है? निर्यातक, आयातक, व्यापारी या फिर सेवा प्रदाता? प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन से कौन सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन से सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाला जो समूह है वो है आयातक। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी विकल्प। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कीमतों में गिरावट को दर्शाता है? पहला स्टेटमेंट है मुद्रास्फीति जनित मंदी, विस्फीति या फिर अपस्फीति। कौन सा विकल्प है जो कीमतों में गिरावट को दर्शाता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी ये नहीं होगा, विस्फीति ये भी गलत है, अपस्फीति होगा मेरे दोस्तों। तो जो कीमतों में गिरावट को दर्शाता है वो होता है अपस्फीति। तो उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? चलते अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की विदेश व्यापार नीति, जिसे निर्यात आयात नीति के नाम से भी जाना जाता है, का कार्यान्वयन निम्न के द्वारा किया जाता है। आपको बताना है किसके द्वारा किया जाता है। भारत की विदेश व्यापार नीति जो है, जिसे निर्यात आयात नीति के नाम से भी जानते हैं, इसका कार्यान्वयन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपका विकल्प कह रहा है विदेश व्यापार महानिदेशक के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या फिर वित्त आयोग के द्वारा। तो भारत की विदेश व्यापार नीति, जिसे हम निर्यात आयात नीति के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एग्जिम के नाम से भी जानते हैं, इसका कार्यान्वयन जो है, यानी कि इसका जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो विदेश व्यापार महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, विदेश व्यापार महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। तो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में पंजीकृत होने के लिए न्यूनतम नेट ओन्ड फंड कितना होना आवश्यक है? ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में पंजीकृत होने के लिए न्यूनतम नेट ओन्ड फंड कितना होना आवश्यक है? आपका विकल्प कह रहा है 250 करोड़ रुपए, दूसरा विकल्प है 350 करोड़ रुपए, तीसरा कह रहा है 300 करोड़ रुपए और चौथा है 100 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, किसी भी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में पंजीकृत होना है तो उसे न्यूनतम नेट ओन फंड कितना होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? 300 करोड़ रुपए। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि वस्तुओं के वर्गीकरण की अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्यपूर्ण प्रणाली का रखरखाव और अद्यतन कौन सी संस्था करती है? वस्तुओं की वर्गीकरण की अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्यपूर्ण प्रणाली का जो रखरखाव है और अद्यतन जो है, ये कौन सी संस्था करती है? विकल्प कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, विश्व सीमा शुल्क संगठन, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग। विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जिसको अंकटाड के नाम से जानते हैं,
विश्व सीमा शुल्क संगठन, जिसको WCO के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग यानी कि UNSD के नाम से जानते हैं। तो वस्तुओं के वर्गीकरण की अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्यपूर्ण प्रणाली का जो रखरखाव है और अद्यतन जो संस्था करती है वो है विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि WCO। सी विकल्प आपका सही उत्तर है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि WCO की स्थापना कब हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए किस तिलहन के MSP में सबसे अधिक वृद्धि हुई? कुसुम, सरसों और मसूर, चना या फिर जौ। रबी विपणन सत्र 2026-27 की बात करें तो किस तिलहन के MSP में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है कुसुम में। कुसुम प्रकार की जो तिलहन है इसमें वृद्धि देखी गई है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी योजना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक नहीं है? आपका विकल्प है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर विकास घटक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो कौन सी योजना है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक नहीं है? तो जो योजना प्रधानमंत्री किसी सिंचाई परियोजना का घटक नहीं है उसको हमें जानना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम ये भी है, प्रति बूंद अधिक फसल ये भी योजना का घटक है, जल संभर विकास घटक ये भी योजना का घटक है। अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक नहीं है। बात समझ में आ गई? तो उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र प्रजनक बीज के लिए दिया जाता है? ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो द सक्सेस माइंडेड से जुड़िए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करिए। वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर तरह की तैयारी, हर तरह के कॉन्सेप्ट और बेस को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र प्रजनक बीज के लिए दिया जाता है? विकल्प क्या कह रहा है कि सुनहरा पीला प्रमाण पत्र, हरा प्रमाण पत्र, गहरा लाल प्रमाण पत्र, गुलाबी प्रमाण पत्र। कौन सा प्रमाण पत्र है जो प्रजनक बीज के लिए दिया जाता है? प्रजनक बीज के लिए जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो है सुनहरा पीला प्रमाण पत्र। कौन सा प्रमाण पत्र? सुनहरा पीला प्रमाण पत्र। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन रसायनों को क्षारीय रसायनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विकल्प क्या कह रहा है? स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। किन रसायनों को क्षारीय रसायनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है चिपकने वाला सीलेंट, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है उर्वरक, चौथा है पेट्रोकेमिकल्स। तो नीचे दिए गए कोडों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो किन रसायनों को क्षारीय रसायनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा, चिपकने वाला सीलेंट भी है, प्लास्टिक भी है, उर्वरक भी है और पेट्रोकेमिकल्स भी है। तो इन चारों को ही क्षारीय रसायनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए देखते हैं कौन से विकल्प में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि 2026 में भारत के मेडिकल टूरिज्म बाजार का अनुमानित मूल्य क्या होगा? 2026 की बात किया जाए तो भारत के मेडिकल टूरिज्म बाजार का अनुमानित मूल्य क्या होगा? आपका विकल्प दिया गया है 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 20.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 23.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 72.1 बिलियन डॉलर। 2026 की बात किया जाए तो भारत के मेडिकल टूरिज्म बाजार का जो अनुमानित मूल्य होगा वो होगा 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना होगा? 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
तो ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में गन्ने की खेती किन मौसमों में की जाती है। प्रश्न क्या है कि भारत में गन्ने की खेती किन मौसमों में की जाती है। केवल खरीफ के मौसमों में, केवल रबी के मौसम में, खरीफ और रबी दोनों मौसमों में, या फिर केवल ज़ैद का मौसम में। भारत में गन्ने की खेती जिन मौसमों में की जाती है वो मौसम कौन सा है। तो वो मौसम है खरीफ और रबी, यानी कि खरीफ के मौसमों में भी गन्ने की खेती की जाती है और रबी के मौसम में भी गन्ने की खेती की जाती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है उपभोक्ता सहकारी स्टोर क्या होता है। विकल्प कह रहा है यह सहकारी समितियों के स्वामित्व में है, या उपभोक्ताओं के स्वामित्व में है, या सरकार के स्वामित्व में है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। उपभोक्ता सहकारी स्टोर क्या होता है। तो उपभोक्ता जो सहकारी स्टोर होता है वो उपभोक्ताओं के स्वामित्व होते हैं। तो उपभोक्ता सहकारी स्टोर क्या होता है, तो यह उपभोक्ताओं के स्वामित्व में से होते हैं। तो आपको उत्तर हो जाएगा बी विकल्प। तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास वित्त संस्थाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। आपका विकल्प कह रहा है व्यवसायों को केवल अल्पकालिक ऋण देना होता है, केवल सरकारी बजट घाटे का वित्त पोषण करना होता है, पारंपरिक बैंकों के द्वारा अस्वीकृत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना होता है, या फिर वाणिज्यिक बैंकों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना होता है। ध्यान से देखिएगा विकल्प क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो व्यवसायों को केवल अल्पकालिक ऋण देना, केवल सरकारी बजट घाटे का वित्त पोषण करना, पारंपरिक बैंकों के द्वारा अस्वीकृत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना, वाणिज्यिक बैंकों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकास वित्तीय संस्थाओं का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पारंपरिक बैंकों के द्वारा अस्वीकृत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, कौन सा विकल्प है जो शहरी बुनियादी ढांचे का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विकल्प है केवल नगर पालिकाओं के स्वामित्व वाली अवसंरचना, निजी वाणिज्यिक और आवासीय भवन, शहरों में राष्ट्रीय राजमार्ग, शहर के संचालन के लिए भौतिक प्रणालियों जैसे परिवर्तन या परिवहन और जल। बात समझ में आ गई। शहर के संचालन के लिए भौतिक प्रणालियाँ जैसे परिवहन और जल, ये आपका चौथा विकल्प कह रहा है। तो कौन सा विकल्प है जो शहरी बुनियादी ढांचे का सबसे अच्छा वर्णन करता है। केवल नगर पालिकाओं के स्वामित्व वाली अवसंरचना, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे अच्छा वर्णन नहीं करता, वर्णन तो करता है लेकिन सबसे अच्छा वर्णन नहीं करता। निजी वाणिज्यिक और आवासीय भवन ये भी नहीं करता है। शहरों में राष्ट्रीय राजमार्ग ये भी नहीं करता है। शहरी बुनियादी ढांचे का सबसे अच्छा वर्णन करता है शहर के संचालन के लिए भौतिक प्रणालियों जैसे परिवहन और जल। तो उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वित्त वर्ष की बात किया जाए 24-25 में, तो भारत का कोयला उत्पादन कितना था। अगर हम वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो भारत में कोयला का उत्पादन कितना था। 997.83 MMT, 1047.52 MMT, 1085.09 MMT, 1150.00 MMT। तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कोयला उत्पादन कितना था। तो अगर 2024-25 में देखें तो भारत का कोयला उत्पादन कितना था प्यारे दोस्तों, ये था 1047.52 MMT। बात समझ में आ गई। तो उत्तर हो जाएगा बी विकल्प। तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो आपको ऐसी मेहनत करनी है कि आपकी हर मेहनत से हर एग्ज़ाम की चाबी खुलेगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर। आज के प्रश्नों की सीरीज में आपने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप 25 में से
15 से 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अदर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ऐसे पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।